हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में अपने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर दिया था, अपन एक लेक्चर यहाँ पे खत्म भी कर दिया था। अपन ने लास्ट लेक्चर में ग्लूकोज के बारे में बात की थी, फ्रक्टोज के बारे में बात की थी, अपन ने राइबोज और उसके अलावा अपन ने बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज के बारे में भी अपन ने डिस्कशन किया। राइबोज क्या और डी राइबोज क्या होता है, D2 डीऑक्सीराइबोज क्या होता है, इसके बारे में भी अपन ने डिस्कशन किया था। आज अपन बात करने वाले हैं, देखो पीछे का वापस एक बार रिवाइज करवाता हूं, सुनते जाना। लास्ट लेक्चर में अपन ने राइबोज और डी डीऑक्सीराइबोज के बारे में डिस्कशन किया था। राइबोज की अगर मैं बात करूं तो अपने पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, अपने पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। राइबोज कितने कार्बन की शुगर होती है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की अपना शुगर है। और सारे OH ग्रुप किधर होते हैं, इधर राइट डायरेक्शन में, सारे OH ग्रुप राइट डायरेक्शन में। और सबसे लास्ट में CH2 OHH OHH OHH, ठीक है ना। इसमें देखो अपने OH ग्रुप सारे राइट हैंड साइड में और सबसे लास्ट में अपने CH2H आता ही है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 अपने 5 कार्बन की शुगर, जिसको कि अपन क्या बोल देते हैं, राइबोज बुलाते हैं। और इसको डी राइबोज क्यों बोला मैंने, क्योंकि जो सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन है उसमें OH ग्रुप किधर है, राइट हैंड साइड में, तो इसको अपन कायरल कार्बन बोलते हैं। अब राइबोज से अगर अपने को डीऑक्सीराइबोज पे जाना हो तो बहुत आसान स्ट्रक्चर है। सेकंड नंबर वाले से ऑक्सीजन गायब कर दो, सेकंड नंबर वाले से मैंने ऑक्सीजन गायब करी तो क्या बना दिया, डी डीऑक्सीराइबोज, डी डीऑक्सीराइबोज। देखो इन दोनों स्ट्रक्चरों को अगर हम नोटिस करें तो दोनों स्ट्रक्चर में सिर्फ डिफरेंस इतना सा है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन नहीं है। तो राइबोज और डी डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ इस बात का अंतर है कि सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन अगर है तो राइबोज, नहीं है तो डीऑक्सीराइबोज। उसके अलावा मैंने बात करें अगर अपन ने ग्लूकोज के बारे में भी डिस्कशन किया, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की बात करूं तो C डबल बॉन्ड O, H मेरा क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। फिर मैंने कहा था सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, थर्ड कार्बन पे अपने कहा था, मैंने कहा OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में OHH, फोर्थ में फिर से राइट हैंड साइड में, फिफ्थ में फिर से राइट हैंड साइड में और सबसे लास्ट में CH2। इधर OH तो इधर H, इधर OH तो इधर H। तो ये अपने किसके स्ट्रक्चर है, डी ग्लूकोज की। डी ग्लूकोज क्यों बोला इसको अपन ने, क्योंकि लास्ट कायरल कार्बन पे OH ग्रुप किधर है, मेरा राइट हैंड साइड में, तो इसको मैं कैपिटल D से रिप्रेजेंट करूंगा। इसका विन्यास अपन कैपिटल D बोलेंगे, ये है कैपिटल D ग्लूकोज। ये वाली बात भी अपन ने कर ली थी। तो ये अपना ग्लूकोज हो गया। फिफ्थ नंबर पे OH, फोर्थ नंबर पे, थर्ड नंबर पे OH की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, 1 2 3। थर्ड नंबर पे OH किधर है, लेफ्ट हैंड साइड। बाकी सेकंड नंबर पे राइट हैंड साइड, फोर्थ नंबर पे राइट हैंड साइड, फिफ्थ नंबर पे भी क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये डी ग्लूकोज, जिसको कि अपन एल्डो एक्सोज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, 6 कार्बन की शुगर तो हेक्सोज और इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो इसको अपन बोलेंगे एल्डो एक्सोज। आगे बात करूं, अगर अपने को ग्लूकोज से क्या बनाना हो, फ्रक्टोज बनाना हो तो भी क्या है, ग्लूकोज की अगर आपको स्ट्रक्चर आती है तो फ्रक्टोज बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, मैंने OH ग्रुप को क्या कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया। इस OH ग्रुप को लगा दिया मैंने ऊपर और डबल बॉन्ड O को लगा दिया नीचे। अब बताओ कार्बन की वैलेंसी 5 तो हो नहीं सकती, तो इस हाइड्रोजन को कर दिया मैंने गायब। और यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, CH2H, C डबल बॉन्ड O। थर्ड नंबर पे यहाँ पे भी OH लेफ्ट हैंड साइड में, फोर्थ पे राइट हैंड साइड में, फिफ्थ पे राइट हैंड साइड में और सबसे लास्ट में CH2H। आप नोटिस करोगे नंबर थर्ड कार्बन से लेके 6 कार्बन तक, थर्ड और 6 कार्बन तक ये पूरी स्ट्रक्चर एग्जैक्ट क्या है, सेम है। फर्स्ट और सेकंड में ही तो अंतर आ रहा है। मेरे ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जबकि मेरे फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कीटो हेक्सोज, इसको बोलता हूँ एल्डो हेक्सोज। ये बात भी अपन ने लास्ट लेक्चर में कर ली थी, ठीक है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण अपन ने कर ही लिया था। मोनोसैकेराइड, जिसको और अधिक जल अपघटित नहीं किया जा सकता। ओलिगोसैकेराइड, जिसको जल अपघटित करके 2 से 10 इकाइयां प्राप्त होती है, और अगर 2 इकाइयां प्राप्त हो रही है, डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में मैंने कहा 10 से लेके 5000 तक अपनी इकाइयां अपने को प्राप्त होती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के आधार पर अपन ने कर लिया था, वो सारी शर्कराएं जो फैलिंग विलयन तथा टॉलन अभिकर्मक को अपचयित करती है उसको अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और जो टॉलन अभिकर्मक तथा फैलिंग विलयन को अपचयित नहीं करती है उसको अपन बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये बात भी अपन ने कर ली थी, ठीक है। ये सारी पार्ट 1 में डिस्कस किया अपन ने, बायोमोलिक्यूल के पार्ट 1 में सारी बातें अपन ने डिस्कस की है, ठीक है। डी विन्यास देखना सिखाया था। OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में लास्ट कायरल कार्बन पे तो D, और अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको अपन कैपिटल L से लिखते हैं। और स्मॉल डी स्मॉल एल के मतलब क्या होते हैं, देखो कैपिटल D का मतलब नहीं है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल d का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको अपन प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दक्षिण ध्रुवण गुणक, जिसका थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, अपन ने पढ़ा भी था। प्रकाशिक सक्रिययोगी 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती, वामावर्ती। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, वो जो समतल ध्रुवित प्रकाश को राइट हैंड डायरेक्शन में घुमाते हैं उसको अपन डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड घुमाते हैं उसको अपन क्या बोल देते हैं, लीवो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं। ये सारी बातें भी अपन ने कर ली थी। इंपॉर्टेंट लाइन, कैपिटल D तथा कैपिटल L का प्रकाशिक सक्रियता से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ यौगिक के विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये सिर्फ ये बताते हैं कि अपने लास्ट कायरल कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड है कैपिटल D, अगर लेफ्ट हैंड साइड है कैपिटल L।
ठीक है। तो देखो अंतिम कायरल कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड है तो उसको मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल D ग्लूकोज। ये अपना लास्ट कायरल कार्बन है ग्लूकोज का, ठीक है। मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण एल्डो, जिसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह हो उसको अपन क्या बोल देंगे, एल्डो शुगर। जिसमें कीटोन क्रियात्मक समूह उसको अपन क्या बोल देंगे, कीटो शुगर। फिर अपन ने एनसीईआरटी की ये टेबल भी डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अब आज की क्लास में अपन देखो इंपॉर्टेंट बात और जो कि मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ। ये अपना कौन है, डी ग्लूकोज है। ये अपना कौन सा ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है, बिकॉज इसमें लास्ट कायरल कार्बन पे OH ग्रुप किधर है, राइट हैंड साइड है। अब यहाँ से मैंने कहा ग्लूकोज के अपने पास 2 एपीमर है। कितने एपीमर बनाए मैंने, 2 एपीमर। C2 एपीमर को अपन बोलते हैं मेनोस और C4 एपीमर को बोलते हैं गैलेक्टोज। अब है कि सर ये एपीमर क्या होते हैं, तो देखो मुख्य क्रियात्मक समूह के अलावा अन्य कार्बन पर विन्यास चेंज करना, मुख्य क्रियात्मक समूह के अलावा अन्य कार्बन पे विन्यास चेंज करना। अगर मैं बात करूं मेरे इस ग्लूकोज में सेकंड नंबर पे OH किधर है, राइट हैंड साइड है। अब मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया विन्यास को, OH को लगा दिया लेफ्ट हैंड साइड और H को लगा दिया राइट हैंड साइड। देखो OH को लगा दिया लेफ्ट हैंड साइड, H को लगा दिया राइट हैंड साइड, तो ये किसके स्ट्रक्चर बन गई, मेनोस के स्ट्रक्चर बन गई। इसका मतलब अगर मैं ग्लूकोज में C2 नंबर कार्बन से छेड़छाड़ करता हूं, मतलब OH और H की पोजीशन चेंज कर देता हूं, तो मैंने क्या बना दिया, एपीमर बना दिया। और मुख्य क्रियात्मक समूह के अलावा अन्य कार्बन का विन्यास चेंज करना ही क्या कहलाता है, एपीमर कहलाता है। तो अगर दूसरे नंबर पे कार्बन पे चेंज कर रहा हूं तो क्या बनता है, मेनोस बनता है। डी ग्लूकोज से मैंने मेनोस बना दिया। अब वही काम अगर मैं दूसरे नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूं, मैं क्या करूं, चौथे नंबर के कार्बन पे विन्यास चेंज कर दूं, OH को पलट के इधर लिख दिया, H को पलट के उधर भेज दिया, OH, इसको मैं क्या बोलूंगा, गैलेक्टोज। याद रखना है ग्लूकोज का सेट C2 एपीमर क्या कहलाता है, मेनोज, और C4 एपीमर क्या कहलाता है, गैलेक्टोज। ग्लूकोज का C2 एपीमर मेनोज कहलाता है, जबकि C4 एपीमर गैलेक्टोज कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात है, काम आएगी आगे। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं ग्लूकोज को। ये वाली बात भी अपन ने डिस्कस कर ली थी लास्ट लेक्चर में। ग्लूकोज ये प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं, मीठे फलों में, शहद में तथा पके हुए फलों में पाए जाते हैं। ग्लूकोज को बनाने की विधियाँ, ग्लूकोज को बनाने की विधि अब यहाँ से सुनते जाना थोड़े ध्यान से। सबसे पहले अपन बना सकते हैं सुक्रोज से। सुक्रोज का फॉर्मूला सबको आना चाहिए। सुक्रोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, C12H22O11। उसका मैंने क्या करवाया, H3O+ का मतलब है अम्लीय जल अपघटन। याद है जल अपघटन में मैंने कहा था जल काम में आता है, और अगर उसके साथ H+ है मतलब अम्लीय माध्यम, H+ कहाँ से आया होगा, किसी अम्ल से आया होगा। तो जब अपन H2 और H+ को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, H3O+ बन जाता है। इसको अपन बोलते हैं अम्लीय जल अपघटन, ठीक है। तो एक बना ग्लूकोज और एक बना फ्रक्टोज। इसका मतलब आपको एक बात पता होनी चाहिए, सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है सुक्रोज। सुक्रोज को अपन और क्या बोल देते हैं, H2 शर्करा। H2 का मतलब गन्ना होता है ना। आगे बात करते हैं स्टार्च। स्टार्च एक प्रकार का मेरा पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च मेरे पास एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया था, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो स्टार्च हो गया, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, मेरा सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है, मेरा ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। तो स्टार्च C6H10O5, मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए किसके, स्टार्च के। और स्टार्च एक टाइप का पॉलीमर है, स्टार्च एक टाइप का क्या है, पॉलीमर है। अब जब मैंने इसका जल अपघटन करवाया तो मेरे को बहुत सारे ग्लूकोज के अणु देखने को मिले। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, ग्लूकोज के जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे स्टार्च बनता है। स्टार्च एक टाइप का पॉलीमर है, जबकि ग्लूकोज एक टाइप का मोनोमर है। मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, पॉलीमर मतलब बहुत सारी यूनिट आपस में कनेक्ट होकर क्या बना लेती है, पॉलीमर बना लेती है। तो स्टार्च एक टाइप का पॉलीमर है। और मैं बात करूं स्टार्च क्या है, तो एक कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सी कैटेगरी है, ये एक टाइप का पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। तो इससे अपन ने ग्लूकोज बना लिया। यहाँ तक की बातें अपन ने लास्ट लेक्चर में भी की थी, मैंने क्विक रिवीजन दे दिया आपको 5-6 मिनट में। अब मैं आपको जो की बात मेरे को बतानी है आज की क्लास में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है ग्लूकोज की रेखीय संरचना। ग्लूकोज की रेखीय संरचना, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में अपने को बात करनी है। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज के बारे में तो देखो ग्लूकोज का अणुसूत्र सबको पता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज की अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो वो 180 होता है, ये बात भी सबको पता है। अभी अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो CHO अपने पास ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह रहता है, उसके अलावा CHOH4 और सबसे लास्ट में अपना CH2H। कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन इधर, 5 और 1 6। अब इसको थोड़ा सा ओपन करके बनाए तो सबसे ऊपर अपने एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, फिर सेकंड नंबर वाले कार्बन पे OH राइट हैंड साइड होता है, थर्ड वाले कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड होता है। याद रखना थर्ड पे गड़बड़ है, तीसरे नंबर पे अपने को थोड़ा चेंज करना है, फोर्थ पे वापस से राइट हैंड साइड में, फिफ्थ पे वापस से राइट हैंड साइड में, और सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूं तो लास्ट वाले कार्बन पे अपना CH2H। तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की मेरी शर्करा है ग्लूकोज, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, 6 कार्बन को अपन बोलते हैं हेक्सोज। क्या बोलेंगे, हेक्सोज। और इसमें मेरे पास क्रियात्मक समूह कौन है, एल्डिहाइड है, तो मैं उसको बोलूंगा एल्डोहेक्सोज। क्या बोलूंगा, एल्डोहेक्सोज, क्योंकि ग्लूकोज में मेरा एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है ग्लूकोज के। अपन आने वाले टाइम में अगले लेक्चर के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कैसी होती है।
अभी बस मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो ग्लूकोज के लीनियर स्ट्रक्चर है, तो देखो इसमें CHOH के कितने CHOH, फर्स्ट CHOH, सेकंड CHOH, थर्ड CHOH एंड फोर्थ CHOH, तो इसको मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया CHOH का होल 4। तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं रेखीय संरचना के पक्ष में प्रमाण, मतलब ऐसी कौन कौन सी अभिक्रिया है जिससे कि अपने को ये पता चलता है कि ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर होती है, ग्लूकोज की रेखीय संरचना होती है, मतलब एक ही रेखा में, ठीक है, सारे कार्बन एक ही रेखा में आ रहे हैं ना, तो इसको अपन बोलेंगे लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। फर्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल टाइम यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, तो सारी रिएक्शन ध्यान से सुनते जाना। 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन, देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, वह उस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताइए जिससे पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन उपस्थित होते हैं। तो 6 कार्बन इन स्ट्रेट लाइन, और वो 6 के 6 कार्बन किस में होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं। तो सभी 6 कार्बन परमाणु एक रिजिड श्रृंखला में, मतलब स्ट्रेट लाइन चेन के अंदर, वो कैसे पता करेंगे अपन, तो मैंने पहले तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना ली, CHOH का होल 4 CH2H, ठीक है। अब उसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी, HI, अपना हाइड्रोजन आयोडाइड HI से, और साथ में क्या कर रहे हैं अपन, हीट कर रहे हैं। तो याद रखना है, जब मैं ग्लूकोज की अभिक्रिया HI के साथ में हीट करवाता हूं तो अपने को वहां पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे अपचयन के फलस्वरूप अपने को देखने को मिलता है 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला। इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन है। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स और एल्केन को अपन बोलते हैं एन, और ये एक नॉर्मल चेन है। अरे कहीं पे भी आइसो नहीं हो जैसा तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, एन हेक्सेन, मतलब ये नॉर्मल हेक्सेन अपने को मिलता है। तो जब ग्लूकोज की अभिक्रिया HI के साथ में जब अपन हीट करते हैं तो अपने को एन हेक्सेन देखने को मिलता है, जो कि इस बात को अपने को बताता है कि ग्लूकोज में 6 के 6 कार्बन एक के बाद एक लग रखे होते हैं, मतलब सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन डन है। आगे बात करते हैं कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। किसकी बात करें अपन, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। अब देखो आप लोगों को अच्छे से पता है, अपने एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में मैं बात करूं C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है, मतलब वहां पे कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है। कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलेंगे अपन, मेनली एल्डिहाइड और कीटोन को। एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर कार्बोनिल कंपाउंड। तो C डबल बॉन्ड हो, वो अभिक्रिया बतानी है जिससे अपने को ये पता चले कि अपने ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। तो मैंने उसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, NH2H को अपन क्या बोलते हैं, NH2H को बोलते हैं अपन हाइड्रोक्सिल एमीन। OH का मतलब हाइड्रोक्सिल, NH2 का मतलब एमीन, तो इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोक्सिल अमीन। तो मैंने ग्लूकोज की अभिक्रिया करवा दी हाइड्रोक्सिल अमीन से। देखो सुनते जाना, बहुत आसान रिएक्शन है। ये अपना एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, CHOH का होल 4, उसके अलावा अपना CH2H, जिसकी अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी, NH2H से, जो कि हाइड्रोक्सिल अमीन है। तो NH2H को लिखने का तरीका अपने को ऐसे लिखना है, NH2H को यहाँ से वाटर को निकालो। अब पीछे क्या बचा, देखो डायरेक्ट यही काम कर देता हूँ, सुनना, H2O यहाँ से निकल गया, तो पीछे क्या बचेगा, डबल बॉन्ड N और OH। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ऑक्जेम। ये रिएक्शन अपन ने पहले भी डिस्कस की, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्जेम बोलते हैं। तो हाइड्रोक्सिल अमीन की जब अपन किसी कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से वाटर निकाल देना है, डबल बॉन्ड NOH जोड़ देना है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्जेम। बाकी कहीं पे कुछ भी चेंज अपने को नहीं करना। अगली रिएक्शन देखो, कार्बोनिल समूह को दर्शाने के लिए अपन 2 रिएक्शन करते हैं। एक बार रिएक्शन करवा देते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से, और सेकंड टाइप अपन रिएक्शन करवाते हैं HCN से। अब अपना HCN क्या है, HCN अपना हाइड्रोजन साइनाइड। अब HCN की रिएक्शन एक बार पहले बता देता हूँ, सुनते जाना ध्यान से। अगर मैं बात करूँ, देखो वापस एक छोटी सी बात जो कि अपने एल्डिहाइड कीटोन में बड़ी जो समझा रहा हूँ। अगर मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, कौन है, एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कार्बन है। और एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी रिएक्शन देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बोथ क्या रिएक्शन देते हैं, NAR। NAR का पूरा नाम न्यूक्लियोफिलिक, अरे बातें ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, NAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन के नाम से समझ में आना चाहिए अपने को। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब है फर्स्ट स्टेप में किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा। ये बात अपने को पता चलनी चाहिए रिएक्शन के नेम से। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये एडिशन रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे सब चीज़ें आके जुड़ेगी। यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ जोड़ना है। अब क्या जोड़ना है, सुनना ध्यान से। अगर मैंने कहा मेरे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, कार्बन पे प्लस डाल, ऑक्सीजन पे माइनस डाल, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब मैं बात करूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अब अपने पास यहाँ पे HCN है। देखो HCN में कितने कंपोनेंट है, अब इसकी अपन देखो शॉर्ट के अंदर समझ सकते हैं, H प्लस और Cn माइनस, हाइड्रोजन साइनाइड को ब्रेक किया H प्लस और Cn माइनस। ये Cn माइनस किसकी तरह व्यवहार करेगा, नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करेगा। तो ये नाभिक स्नेह की तरह जाता है और यहाँ पे अटैक करता है। कार्बन के पहले से 4 बंध बन रहे हैं, 5 तो बना नहीं सकता, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो देखो कार्बन दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, इस साइनाइड ने बॉन्ड बना लिया कार्बन से, तो ये साइनाइड जुड़ गया। अब ये वाला बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब यहाँ कौन बैठा है, H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव किसके पास चल जाता है, O के पास, तो वो नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बुलाते हैं,
साइनोहाइड्रेन, क्योंकि कार्बन पे साइनो ग्रुप और OH ग्रुप ऐड हो चुका है तो इसको मैं बोलूँगा साइनोहाइड्रेन। ध्यान रखनी है बात, इसको अपन क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रेन। तो ध्यान देना, रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। C डबल बॉन्ड O की मैंने HCN से अभिक्रिया करवाई, C डबल बॉन्ड O की जब मैंने HCN से अभिक्रिया हुई तो NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया अपने को देखने को मिलती है। नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया में क्या होगा, CN माइनस एज ए नाभिक स्नेह अटैक करेगा कार्बन पे। देखो यहाँ पे योगात्मक, एक तो साइनाइड जुड़ गया कार्बन पे और H जुड़ गया कहाँ पे, ऑक्सीजन पे, तो इस कंपाउंड को मैंने बोलते हैं साइनोहाइड्रेन। क्या बुलाते हैं, साइनोहाइड्रेन। अब ग्लूकोज से कैसे करवाएंगे, देखो ये वाली रिएक्शन सुनना, अपने पास ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O H ही अपना एल्डिहाइड, और CHOH का होल 4 और CH2H ग्लूकोज को आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में। तो ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। अब मैंने इस पर किसका योग करवा रहा हूँ, HCN का योग करवा रहा हूँ। HCN में क्या, H प्लस और CN माइनस। CN माइनस मेरा क्या है, नाभिक्स नहीं है, तो CN माइनस इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। अब क्यों करता है, कार्बन पे प्लस डेल, ऑक्सीजन पे माइनस डेल, के प्लस डेल माइनस डेल क्यों है, फिर से बता देता हूँ, कार्बन ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा। अब कार्बन 4 बॉन्ड पहले से बना रहा था, साइनाइड बॉन्ड बनाएगा 5 तो बना नहीं सकता, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, C O पे नेगेटिव, ये H अपने को नजर आ ही रहा है, इस कार्बन से कौन बॉन्ड बना लेगा, CN, ये 4 बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के, ठीक है। अब बात करूँ तो O नेगेटिव है तो पीछे H, तो ये OH। तो क्या मैं कह सकता हूँ इस कार्बन पे, देखो इसको ध्यान से देखो, इसके पास क्या क्या है, एक OH है, एक CN है, एक H है, तो 3 बॉन्ड इधर और एक इधर, 4 बॉन्ड। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, कार्बन से एक तो साइनाइड है, एक OH है, एक H है, और उसके नीचे बाद CHOH होल 4 और CH2OH। अरे इसके साथ तो अपन ने कुछ भी नहीं किया ना, तो ये एज इट इज आ गया। अब इस कार्बन पे साइनाइड भी और OH भी है, इसको अपन क्या बुलाते हैं, साइनाइड भी है, OH भी है, इसको अपन क्या बुलाते हैं, साइनोहाइड्रेन। क्या बुलाते हैं, साइनोहाइड्रेन। ऐसा मेरा कार्बन जिसके ऊपर साइनाइड और OH दोनों समूह हो उसको अपन बोलते हैं साइनोहाइड्रेन। तो यहाँ पे मेरे ग्लूकोज में क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप था तो उसने कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित की, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के फलस्वरूप मेरा जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और बनाता है साइनोहाइड्रेन। साइनोहाइड्रेन का बनना और हाइड्रोक्सिलअमीन का बनना ये इस बात को इंडिकेट करता है कि मेरे ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, ठीक है। तो कार्बोनिल समूह की उपस्थिति दर्शानी हो तो HCN से और NH2OH से रिएक्शन करवा लो, ठीक है। अगर अपने को ये बताना है कि 6 के 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में होते हैं तो HI के साथ हीट करवा दो, नॉर्मल हेक्सेन बना दो, क्योंकि कितने कार्बन थे 6, तो यहाँ पे अपचयन से अपने पास 6 कार्बन की श्रृंखला, मतलब अपने को N हेक्सेन देखने को मिला। अगली रिएक्शन, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अब है पहले तो कार्बोनिल की अपन ने टेस्टिंग की कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है, अब अपन चेक कर रहे हैं कि बताओ वो कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड है क्या। तो ऐसी अभिक्रिया प्रदर्शित करनी है जिससे कि अपने को ये पता चले कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। तो अपन ने सबसे पहले रिएक्शन यहाँ पे करवाई ब्रोमीन वाटर से। किससे करवाई, ग्लूकोज की अभिक्रिया करवा दो ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर का कैसा कलर होता है, ब्राउन कलर होता है। अब ये ब्रोमीन वाटर एक प्रकार का दुर्बल ऑक्सीकारक है, दुर्बल ऑक्सीकारक है। अब देखो फिर से बता देता हूँ, ऑक्सीकारक क्या होता है, जो दूसरों का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, खुद का क्या करता है, अपचयन करता है। तो अपने को ऑक्सीकरण करवाना था, किसको याद किया अपन ने ब्रोमीन वाटर को याद किया, जो कि एक प्रकार का दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो ये ब्रोमीन वाटर क्या करता है, इस C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किसमें कर देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। यहाँ पे रिएक्शन को ध्यान से देखना, ये मेरा था CHO एल्डिहाइड, उसके अलावा क्या था CHOH का होल 4 और कौन था CH2H। ग्लूकोज की ये स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हो, पर मान लो आपको हर एक OH की पोजीशन बतानी हो तब क्या बनाएंगे अपन, C डबल बॉन्ड OH, ये अपना एल्डिहाइड। सेकंड नंबर पे OH ग्रुप राइट साइड में, थर्ड नंबर पे गड़बड़, OH ग्रुप किधर, लेफ्ट हैंड साइड, फोर्थ नंबर पे फिर से राइट हैंड साइड, फिफ्थ नंबर पे फिर से राइट हैंड साइड, और सिक्स नंबर पे CH2OH। कोई कंफ्यूजन इसमें, ये स्ट्रक्चर भी दिमाग में रखनी है। कितने कार्बन हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की शुगर होती है अपने पास ग्लूकोज। तो यहाँ पे अपने को रिएक्शन किससे करवानी है, ब्रोमीन वाटर से। किससे करवाएंगे, ब्रोमीन वाटर। और ब्रोमीन वाटर एक प्रकार का दुर्बल ऑक्सीकारक है, इस CHO का ऑक्सीकरण किसमें कर देगा, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में कर देगा। तो C डबल बॉन्ड OH, COOH, CHOH होल 4, CH2OH। अब इसको अपन क्या बोलते हैं, तो अगर मेरे, ध्यान देना, अगर मेरे ग्लूकोज में एक कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ग्लूकोनिक अम्ल। तो जब अपन ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं तो अपने को ग्लूकोनिक अम्ल देखने को मिलता है। जब मैं ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से करवाता हूं तो मेरे को ग्लूकोनिक अम्ल देखने को मिलता है। अगली चीज सुनना ध्यान से, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। अपने को ये बताना है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया बताइए जिससे हमको इस बात का पता चले कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं। अब ग्लूकोज में 5 OH होते हैं क्या, तो देखो पहला OH, दूसरा OH, तीसरा OH,
चौथा OH और ये अपना 5वां OH। तो ग्लूकोज में 5 OH समूह की उपस्थिति के लिए दर्शाने के लिए अपने को एक अभिक्रिया बतानी है। तो यहाँ पे अपन करवा रहे हैं किसके साथ अभिक्रिया, अम्ल एनहाइड्राइड के साथ में। किसके साथ में करवा रहे हैं, अम्ल एनहाइड्राइड के साथ में। अब ध्यान देना, यहाँ पे सारे बच्चों को ध्यान से देखना है कि मैंने क्या करा, अम्ल एनहाइड्राइड लिया। अम्ल एनहाइड्राइड सारे लोग जानते हैं ना, अम्ल एनहाइड्राइड क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। इसको अपन क्या बोल देते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड। क्या बोल देते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड। एक और है, या तो ये ले लो। अब अम्ल एनहाइड्राइड की उपस्थिति में अपन क्या करवा रहे हैं, एसिटिलीकरण। अब सारे लोग जानते हो एसिटाइलेशन क्या होता है, व्हाट इज एसिटाइलेशन। तो देखो ध्यान देना, अपने पास असाइल ग्रुप होता है R C डबल बॉन्ड O। ये बात भी मैंने पहले सिखा रखी है, वापस से बता देता हूँ। R C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं असाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं अपन, असाइल ग्रुप। अगर मैं R की जगह CH3 लगा दूंगा, R की जगह क्या लगा दूंगा, CH3, तो इसको बोलते हैं अपन एसिटाइल ग्रुप। इसको एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, एसिटाइलेशन, मतलब अपने को एसिटाइल ग्रुप ऐड करना है। मतलब R CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप अपने को ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप ग्लूकोज में ऐड करना है। अब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है उसको समझने के लिए एक छोटी सी रिएक्शन की बात करता हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्न। ध्यान से सुनना मेरी लाइन वापस से, अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्न, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देते हैं, कमेंट में बताओ जल्दी से। अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्न कौन सी रिएक्शन देते हैं। अरे पुरानी बातें भूल भुला गए या याद आ रही है, सुनना फिर से। अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्न देते हैं SNA। कौन सी मैकेनिज्म देते हैं, SNAE। SNAE का नाम अगर नहीं सुना वापस से सुन लो, न्यूक्लियोफिलिक, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्सटीट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्सटीट्यूशन, A का मतलब एडिशन एंड E का मतलब एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक, सब्सटीट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। नाभिक स्नेही, प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन। नाभिक स्नेही, प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन। न्यूक्लियोफिलिक, सब्सटीट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक, सब्सटीट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। ठीक है, ये वाली अभिक्रिया अपने को करवानी है। तो देखो ये मेरा ROH। एक और बात जो मैंने बहुत बार बोली आप लोगों को कि मेरा एल्कोहल का पूरा मॉलिक्यूल नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करता है। कई लोग कहते हैं एल्कोहल में OR, नहीं, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करेगा। अब यहाँ पे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O LG जानते हो सारे लोग। अरे LG मतलब लिविंग ग्रुप, LG मतलब लिविंग ग्रुप। अब आप लोगों को फिर से पता है ऑक्सीजन कार्बन विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ऑक्सीजन में आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे आंशिक धनावेश। ROH मेरा क्या है, नाभिक स्नेह। नाभिक स्नेह जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे। अब आगे की कहानी सुनो ध्यान से। जब ये मेरा ROH इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है तो देखो इधर बना रहा हूँ आगे की बात, CH3। अब यहाँ पे कार्बन पहले से कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पहले से बना रहा है। क्या जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तब 5 बॉन्ड बना सकता है क्या कार्बन, नहीं। तो ये वाला बॉन्ड लिविंग ग्रुप क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। लिविंग ग्रुप लीव कर गया और ये देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप लेके गया, तो मैं क्या कह सकता हूँ, लिविंग ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप कार्बन लिविंग ग्रुप का जो बीच का बॉन्ड है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो लिविंग ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या सर सही बात कर रहे हो आप। यहाँ पे क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड और इस कार्बन से कौन बॉन्ड बना रहा है, ये ROH, ORH। अब देखो थोड़ा बहुत बेसिक और जान लो। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो कोई चार्ज नहीं था। अब जैसे ही ऑक्सीजन ये लोन पेयर दे देता, अब देखो कितने, 1 2 3, 2 लोन पेयर में से एक तो बंद बनाने में गया, पीछे एक बचा, तो 1 2 3 4 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे संसार के उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं में से एक फ्लोरीन, सबने सुना होगा ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनकी विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा होती है। तो क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रह सकता है, नहीं रह सकता। ऑक्सीजन के लिए सबसे आसान शिकार कौन, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ले लेगा। ठीक है, क्या बनेगा देखो आगे देखना फिर, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, ध्यान देना इधर O, और इधर अपने पास कौन है, R। किसका निर्माण हो गया अपने पास, इसको अपन क्या बोलते हैं पता है, एस्टर। किसका निर्माण हो गया, एस्टर। तो यहाँ पे अपने पास एस्टर बन गया। अब पीछे यहाँ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकला, H+ के फॉर्म में निकला। इस H+ को देख के और इस Lg- को देख के क्या लग नहीं रहा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्या बन गया, HLG। हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप के साथ ऐड हो चुका है। ठीक है, कि सर ये मैकेनिज्म क्यों बताई आपने। अब यहाँ पे अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है कि सर शॉर्ट में कोई और टेक्निक बता दो ना हमको कि हमारा काम आसान हो जाए। तो बात सुनना फिर ध्यान से मेरी। क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने क्या किया, देखो ये मेरा ROH था, क्या था, ROH।
इस H को हटाओ एक बार, है ना, H को यहाँ से हटाओ और H की जगह क्या जोड़ दो, C डबल बॉन्ड और CH3। ध्यान से नोटिस करना, ROH को हटा के मैंने H की जगह क्या जोड़ दिया, H को हटाया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड और CH3। तो क्या मैंने एल्कोहल में एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया। एसिटाइल ग्रुप मतलब CH3, अभी अभी लिखा था अपन ने, ये एसिटाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O। तो क्या मैंने H की जगह CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप जोड़ दिया, कि हाँ सर जोड़ दिया आपने। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा, एसिटाइलेशन। क्या बोलूँगा, एसिटाइलेशन। हिंदी में अपन इसको बोलते हैं एसिटिलीकरण। अपने एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया है। अब यहाँ पे एल्कोहल ने ऐसा काम किया है, बात समझ आ रही है। देखो सिंपल सी बात वापस से सुनना, एल्कोहल में से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप जोड़ दिया। इस प्रक्रिया को मैंने एसिटिलीकरण बोला था। क्या यहाँ पे भी मेरे पास एसिटाइल ग्रुप है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, कौन सा ग्रुप है मेरे पास, एसिटाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे सुनना ध्यान से, कितने OH है मेरे पास, 4 OH ऊपर रहे और एक OH इधर रहा। क्या करूँगा, सुनना वापस से, देखना सारे बच्चे इधर देखेंगे। ये मेरे पास C डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास एल्डिहाइड। सेकंड वाले कार्बन पे OH राइट साइड में, थर्ड वाले कार्बन पे OH मेरा लेफ्ट साइड में। अरे समझ आ रही बात। फोर्थ वाले कार्बन पर फिफ्थ वाले पे OH किधर है, राइट हैंड साइड में, और सबसे लास्ट में CH2OH। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर H, इधर भी H, और ये CH2OH अपना बन गया। क्या करना है, जहाँ पे मेरे को OH दिख रहा है H को हटाऊंगा, यहाँ पे भी H को हटाऊंगा, यहाँ पे भी H को हटाऊंगा, यहाँ पे भी H को हटाऊंगा और यहाँ पे भी H को हटाऊंगा, और क्या जोड़ दूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे जोड़ूंगा C डबल बॉन्ड और CH3। अरे क्या जोड़ूंगा, C डबल बॉन्ड ओ CH3, C डबल बॉन्ड ओ CH3, C डबल बॉन्ड ओ CH3 और C डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है। इसको अपन क्या बुलाते हैं, अभी इस स्ट्रक्चर को अपन बुलाते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बुलाते हैं इसको अपन, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे आप, ये एक टाइप का कैसा आयन हुआ, मेरा एसीटेट आयन हुआ। तो 4 एसीटेट इधर से, एक एसीटेट इधर से, तो इसको अपन बुलाएंगे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अरे ये एसीटेट आयन जैसे बिहेव नहीं कर रहा, एसीटेट एसीटेट, 3 एसीटेट ये रहे मेरे पास, चौथा एसीटेट इधर, 5वां एसीटेट इधर। अब है कि इसको कई बुक्स और कैसे लिखती है, देखो शॉर्ट में लिखना हो तो इस एसीटेट को अपन ऐसे लिख देते हैं OAC। OAC को अपन क्या बोल देते हैं, एसीटेट बुला देते हैं। तो कई बार यहाँ पे OAC लिखा हो तब भी अपने को समझ जाना है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो यहाँ पे क्या करना है, जब मैं ग्लूकोज की अभिक्रिया, ध्यान से सुनना, जब मैं ग्लूकोज की अभिक्रिया अम्ल एनहाइड्राइड से करवाता हूँ तो मेरे को कौन सी अभिक्रिया देखने को मिलती है, एसिटाइलेशन, मतलब एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण में क्या करना है, अपने को H की जगह क्या लगा देना है, H की जगह लगा देना है C डबल बॉन्ड और CH3। और यहाँ पे कितने अपने पास OH थे, 4 इधर और एक इधर, अपने पास टोटल 5 OH थे। तो मैंने क्या किया, H को हटाया और उसकी जगह C डबल बॉन्ड और CH3, 4 ऊपर और एक नीचे, टोटल कितने हो गए, 5। तो मैंने बना दिया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये वाली मैकेनिज्म आपको समझ आई गई है। जब मैंने ROH लिया, 1 डिग्री एल्कोहल, ये एल्कोहल था अपने पास, इस एल्कोहल की अभिक्रिया मैंने, एल्कोहल ने एज ए नाभिक ने अटैक किया इस कार्बन पे, कार्बन के पास 4 बंध पहले से थे। एल्कोहल जैसे लोन पर देके बॉन्ड बनाएगा, 5 तो बना नहीं सकता, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। लिविंग ग्रुप क्या कर गया, लीव कर गया। लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव किया तो लिविंग ग्रुप पे माइनस चार्ज आ गया होगा। अब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अटैक करता है। एल्कोहल के लिए एक खास बात है, एल्कोहल नाभिक स्नेही की तरह पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बिहेव करता है। और एल्कोहल जब नाभिक स्नेही की तरह अटैक करता है, अटैक करने के बाद, ध्यान देना, अटैक करने के बाद, यहाँ पे अपने बनाया भी था, कहाँ गया अपना, अटैक करने के बाद क्या करता है, ये अपने अंदर से H+ रिलीज करता है। देखो यहाँ पे अटैक करा, पहले तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अटैक किया, फिर ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आया तब इसने अपने अंदर से क्या निकाल फेंका, हाइड्रोजन, और किस फॉर्म में निकाल फेंका, H+ के फॉर्म में निकाल दिया। इसका मतलब H+ और लिविंग ग्रुप माइनस, ये मिलके क्या बना लेंगे, HLG, ठीक है। अगली रिएक्शन डिस्कस करते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल समूह की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप। अभी अपन ने किसकी रिएक्शन की, OH ग्रुप की। अब अपन किसकी रिएक्शन चेक कर रहे हैं, 1 डिग्री एल्कोहल समूह की उपस्थिति। क्या कोई मेरे को बता सकता है कितने 1 डिग्री एल्कोहल है अपने ग्लूकोज में। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखो, इधर देख लो, देखो इस वाले, अगर मैं अभी तो यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर बना दी थी, हाँ बताओ, देखो एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये कौन सा एल्कोहल हुआ, 2 डिग्री। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन आगे 2 कार्बन से, मतलब ये भी क्या हुआ, 2 डिग्री। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन आगे 2 कार्बन से, मतलब ये भी क्या हुआ, 2 डिग्री। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन आगे 2 कार्बन से, मतलब ये भी क्या हुआ, 2 डिग्री। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन आगे 1 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब 1 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे जो एल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है, जो मेरा एल्कोहल नहीं, मेरा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 1 डिग्री एल्कोहल कितने होते हैं, एक ही होता है 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। तो उसी के लिए अपन चेक कर रहे हैं 1 डिग्री एल्कोहल समूह की उपस्थिति की। सर कोई ऐसी अभिक्रिया बता सकते हो, देखो क्या क्या पढ़ा,
पहले अपने पढ़ा कि ऐसी अभिक्रिया बताओ जिससे ये पता चले कि ग्लूकोज में 6 कार्बन जो है ना वो सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं, तो अपने HI से अभिक्रिया करवा के एनहेक्सेन बना दिया। फिर कहा सर ऐसी अभिक्रिया बताओ जिससे अपने को पता चले ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह होता है, मैंने कहा 2 से अभिक्रिया करवा दो, या तो NH2OH से या करवा दो HCN से, ठीक है। फिर अपन ने कहा कि ऐसी कोई अभिक्रिया करवाओ जिससे अपने को इस बात का पता चले कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, वो अभी अपन ने डिस्कस किया 5 OH समूह के लिए, ठीक है। 5 OH समूह के लिए मैंने अभिक्रिया करवा दी अम्ल एनहाइड्राइड से, और अपने बनाया ग्लूकोज पेंटासीटेट। फिर कहा ऐसी कोई अभिक्रिया बताओ जिससे ये पता चले कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, तो मैंने कहा ब्रोमीन वाटर से करवा दो, और क्या बना दो, ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बना दो, ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल में एक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, किस पे, ग्लूकोनिक अम्ल में एक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोनिक अम्ल में एक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप। तो यहाँ पे अपने अभिक्रिया किससे करवा दी, सांद्र HNO3 के साथ में। सांद्र HNO3 किस किस का ऑक्सीकरण करता है, सुनना, सांद्र HNO3 सिर्फ एल्डिहाइड तथा 1 डिग्री अल्कोहल का ही ऑक्सीकरण करता है। सांद्र HNO3 किस किस पे काम करता है, सांद्र HNO3 काम करता है एक तो अपने एल्डिहाइड पे और एक 1 डिग्री अल्कोहल पे। और अभी अभी अपन ने देखा 1 डिग्री अल्कोहल कितने होते हैं ग्लूकोज में, कि सर ये जो लास्ट वाला कार्बन देखो, लास्ट वाला जो अल्कोहल है ये जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन आगे एक कार्बन से जुड़ा है, तो मैं कहूँगा सिर्फ एक ही है जो अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल है। तो जब अपन सांद्र HNO3 को लेके आते हैं, अपन इसको बोलते हैं कि तू ऑक्सीकरण क्या, हाँ, तो कि क्या करेगा कि सर ऑक्सीकरण करूंगा, कि ऑक्सीकरण किस किस का करेगा, तो एक कंडीशन बोल देता है कि सर मैं ग्लूकोज में एक तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करूंगा और एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करूंगा। मैंने कहा एल्डिहाइड भी मेरे पास एक है और 1 डिग्री अल्कोहल भी एक है, तो ये दोनों का ऑक्सीकरण करके उसको किस में चेंज कर देता है, COOH, मतलब कि सैकेरिक अम्ल में चेंज कर देता है। ध्यान से सुनना, जो मेरा सांद्र HNO3 है वो एल्डिहाइड से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देता है COOH, और मेरे 1 डिग्री अल्कोहल से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देता है। और अगर अपन ग्लूकोज में ऊपर और नीचे दोनों जगह कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख दें तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे सैकेरिक अम्ल। सैकेरिक अम्ल में क्या खास बात है, CHOH का होल 4, उसके ऊपर भी COH नीचे भी COH, उसको अपन सैकेरिक अम्ल बोलेंगे। और ग्लूकोनिक अम्ल में क्या था, ग्लूकोनिक अम्ल में नीचे था CH2OH और ऊपर था COOH, उसको अपन ने बोला ग्लूकोनिक अम्ल, और ये क्या अपना सैकेरिक अम्ल। अब एक NCERT की रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख दी है, फिर से सुनना ध्यान से। ये मेरे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, CHOCH होल 4 CH2H, ये मेरा ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर मैं किससे करवाता हूँ, सांद्र HNO3, किससे करवाता हूँ, सांद्र HNO3 जो अभी अभी मैंने ऊपर कराई है। तो जब मैं सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करवाता हूँ तो मेरे को क्या देखने को मिलता है, ऊपर नीचे दोनों जगह कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, सैकेरिक अम्ल बोलेंगे। अगली बात, अगर मैं ग्लूकोनिक अम्ल, देखो ग्लूकोनिक अम्ल और सैकेरिक अम्ल में डिफरेंस आना चाहिए, संरचना पूछ सकते हैं। ग्लूकोनिक अम्ल में एक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जबकि सैकेरिक अम्ल में ऊपर और नीचे दोनों जगह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो जो मैं ग्लूकोनिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करवाता हूँ, सांद्र HNO3 एक प्रकार का ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण करेगा, तो ये ग्लूकोनिक अम्ल को भी किस में चेंज कर देता है, सैकेरिक अम्ल में। किस में चेंज कर देता है, सैकेरिक अम्ल में। तो ध्यान देना, ग्लूकोनिक अम्ल की अभिक्रिया मैं सांद्र HNO3 से करूँ तब भी सैकेरिक अम्ल बनेगा, अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करूँ तब भी मेरे को सैकेरिक अम्ल देखने को मिलेगा। लास्ट बात, और इससे ध्यान देना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे सारी रिएक्शन मैंने शॉर्ट में लिख दी आपके लिए। अगर मेरे को देखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180, क्लास 11 में सीखते थे अपन मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट NCERT में क्वेश्चन भी है, तो कितना होता है, 180 होता है। अब वो अभिक्रिया बताओ जिससे कि अपने को पता चले ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला होती है, तो मैंने कहा रेड फॉस्फोरस के साथ अपने क्या ले ली, HI, रेड फॉस्फोरस के साथ HI, और इसको अपन गर्म करते हैं। अरे वही HI प्लस हीट जो लिया था अभी अपन ने, HI इन प्रेजेंस ऑफ हीट या रेड फॉस्फोरस विद HI से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो मेरे को नॉर्मल हेक्सेन देखने को मिलता है, जो कि इस बात को बताता है कि सभी कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में होते हैं। सेकंड, कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट करवाना है तो क्या क्या काम में लूंगा, HCN से अभिक्रिया करवा दो तो साइनोहाइड्रेट बनेगा, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया करवाओ तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सिजन देखने को मिलेगा। अगली बात, एल्डिहाइड समूह चेक करना है तो ब्रोमीन वाटर से अभिक्रिया करवाओ, ग्लूकोनिक अम्ल देखने को मिलेगा, एक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो भी ऊपर। 5 OH समूह की अभिक्रिया, 5 OH समूह की टेस्ट के लिए, 5 OH समूह की उपस्थिति के लिए कौन सी अभिक्रिया करवाएंगे, तो या तो करवा दो CH3COCl। अरे CH3COCl समझ गए ना, CH3COCl, CH3COCl एक प्रकार का क्या है, अम्ल क्लोराइड। इसमें कौन सा ग्रुप है, एसिटिल ग्रुप है ना, एसिटिल ग्रुप। आगे या किससे करवा दो, एसिटिक एनहाइड्रेट, AC2O, एसिटिक एनहाइड्रेट समझते हो, इसको अपन AC2O से लिखते हैं, कहने का मतलब OC डबल बॉन्ड OCH3 और OC डबल बॉन्ड OCH3, इसको अपन क्या बोलते हैं, अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड। और ये दोनों के दोनों क्या है मेरे पास, ये दोनों के दोनों अम्ल व्युत्पन्न है, दोनों के दोनों क्या है, अम्ल व्युत्पन्न है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न है दोनों के दोनों। तो अम्ल एनहाइड्राइड हो चाहे मेरे पास अम्ल क्लोराइड हो, इसमें भी कौन सा ग्रुप, एसिटिल ग्रुप, इसमें भी कौन सा ग्रुप, एसिटिल ग्रुप। तो इन दोनों की उपस्थिति में एसिटिलीकरण होता है और मेरे को देखने को मिलता है ग्लूकोज पेंटा
एसीटेट, जहाँ की अपन ने देखा था ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, इसमें से एक होता है 1 डिग्री, बाकी 4 के 4 कैसे होते हैं 2 डिग्री। फिर 1 डिग्री OH समूह की 1 डिग्री OH समूह उपस्थित होता है ग्लूकोज में, किससे पता करेंगे? तो 1 डिग्री OH समूह चेक करने के लिए मैं अभिक्रिया करवा देता हूँ सांद्र रेजोनेंस से, और अपने को क्या देखने को मिलता है? सैकरिक अम्ल। 5 से सुनना, 1 डिग्री OH समूह के लिए अपन काम में लेंगे सांद्र रेजोनेंस क्या बनाएंगे? सैकरिक अम्ल। ऊपर और नीचे दोनों जगह कार्बोक्सिलिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल में ऊपर कार्बोक्सिलिक अम्ल, नीचे CH2OH। 5 OH समूह के लिए अम्ल क्लोराइड से करवा दो या एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दो। एसिटिक एनहाइड्राइड तो अपने को क्या देखने को मिलता है? ग्लूकोज पेंटासीटेट। ग्लूकोज पेंटासीटेट का बना इस बात को प्रदर्शित करता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। एल्डिहाइड के लिए चेक करना है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह क्या करेंगे? ग्लूकोज में अगर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है तो ब्रोमीन वाटर से अभिक्रिया करवाओ ग्लूकोनिक एसिड हो। ग्लूकोनिक एसिड में सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और नीचे CH2OH, जबकि सैकरिक अम्ल में दोनों जगह कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोनिल समूह चेक करना है तो या तो HCl से करवा दो तो साइनोहाइड्रिन, या NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन से करवाओ तो अपने को देखने को मिलेगा ऑक्सिजन। सीधी श्रृंखला के लिए रेड फॉस्फोरस के साथ HI काम में ले लो, बनेगा नॉर्मल हेक्सेन। यहाँ पे अपने ग्लूकोज की जो बात करें रेखीय है जो संरचना उसके पक्ष के प्रमाण में जो जो अभिक्रियाएं देखने को मिल रही थी वो अपन ने डिस्कस कर ली है। आपके RBC बोर्ड में इसमें से अपने को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। इस लेक्चर में आपको कोई सा भी पार्ट पसंद आया हो कमेंट जरूर करना, और कोई फीडबैक देना हो तब भी आप बता सकते हो। किसी टॉपिक में डाउट हो तब भी आप बताओ। आपके जो भी डाउट रहेंगे उस टॉपिक पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।